हाय फ्रेंड्स, ये है हमारा मैथ्स मंत्रा चैनल। आज हम क्लास 11 डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड पार्ट वीडियो लेकर के आए हैं। पहले वीडियो में हमने यूनिट्स, मेजरमेंट और डायमेंशन की बेसिक डेफिनेशन की बात की थी, लेकिन आज हम जो लेकर के आए हैं वो है डायमेंशनल एनालिसिस। जो हम डायमेंशन पढ़ते हैं उसका यूज़ क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए इसके क्वेश्चंस लगाने के लिए हम इस वीडियो जो अपलोड होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीपीपी अपलोड कर देंगे। वो सीपीपी आप लगाइए और उसकी आंसर की जब हमारी अगला वीडियो आएगा तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको बता भी दिया जाएगा। तो आप वो सीपीपी लगाइए, आपको कोई डाउट्स हो आप मुझसे पूछिए और आंसर की अगले वीडियो में मिलेगी तो उससे आप चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती हैं। पहले हमने कहा था स्केलर और वेक्टर दो टाइप्स की होती हैं, वो एक क्लासिफिकेशन था। सेकंड क्लासिफिकेशन आता है मतलब बेसिस ऑफ डायमेंशंस। तो क्वांटिटीज मेनली टू टाइप्स की, डायमेंशनल क्वांटिटीज एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। डायमेंशनल क्वांटिटीज जिनकी एक प्रॉपर डायमेंशन होती है, जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं, उनमें कम से कम कोई ना कोई एक ऐसी यूनिट होगी जिसमें उनकी डायमेंशन नॉन जीरो हो। सेकंड आता है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो दोनों में दो केस बनते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी कि वो वैल्यू कांस्टेंट है या फिर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, चैप्टर टू चैप्टर वेरी कर रही है। तो पहले बात करते हैं हम डायमेंशनल बट कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी प्रॉपर डायमेंशन है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट भी होती है। इसका एग्जांपल एक अच्छा सा है प्लैंक्स कांस्टेंट। जब आपने क्लास 9th में बोहर्स थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें सेकंड पोस्टुलेट आता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है, वो होता है h/2π का एक इंटीग्रल मल्टीपल। वहां पे आपने h पढ़ा होगा, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसकी प्रॉपर यूनिट है। इसका मतलब इसकी डायमेंशन होगी। क्या होगी डायमेंशन? हम वो चेक कर लेते हैं। h की बात हो रही है, जूल सेकेंड। जूल की डायमेंशन क्या होती है? mL2T-2। ये डायमेंशन है जूल। जूल क्या होता है? एनर्जी का फॉर्म होता है। उसके हम उस एनर्जी की डायमेंशन लेंगे mL2T-2 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, उसका हो जाएगा T। ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी mL2T-2। ये ओवरऑल वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे T-1 हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट। इसकी एक प्रॉपर डायमेंशन है बट वैल्यू इसकी कांस्टेंट है, तो ये हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट। अब आता है डायमेंशनल वेरिएबल। इसको पहचानना मुश्किल नहीं है, आपके पास मास है, लेंथ है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, जितनी क्वांटिटीज हैं इनकी प्रॉपर डायमेंशन होती है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। और ये वैल्यूज प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, चैप्टर टू चैप्टर वेरी करती हैं। किसी प्रॉब्लम में दिया हुआ है 5 kg मास है तो दूसरे में जरूरी नहीं है 5 ही दें, हो सकता है 10 दिया, हो सकता है 1 kg दिया हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू कांस्टेंट ना होकर के क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है। तो वो हो गया हमारा डायमेंशनल वेरिएबल। तो ये खत्म हो गया हमारा डायमेंशनल क्वांटिटीज, दो टाइप की, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट में एग्जांपल बहुत अच्छा था प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड वेरिएबल में ऑल जितनी भी क्वांटिटीज उनकी डायमेंशन है और ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती हैं। अब बात करेंगे हम डायमेंशनलेस क्वांटिटीज की। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। इसमें भी दो क्लासेस हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। पहले बात करते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स की। ऐसी वैल्यूज जिनकी कोई डायमेंशन नहीं है बट ये कांस्टेंट है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 1 है, वो चाहे यहाँ लिखेंगे, चाहे किसी और प्लेनेट पे लिखें, किसी और क्वेश्चन में यूज करें, 1 को 1 ही लिखेंगे, 1 को 2 नहीं लिखेंगे। और 1 के आगे कोई यूनिट नहीं लिखते कि 1, वो डिपेंड करेगा क्या सिस्टम है, 1 मीटर है, 1 kg है, तो वो अलग है। बट 1 इज द नंबर, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक होता है हमारा टर्म पाई, आपने पढ़ा होगा। जब हम किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं 2πr। यहाँ पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 3.14
या फिर कभी कभी इसको लिखते हैं 22/7। अब चेक करते हैं हम पाई की डायमेंशन क्या है, क्योंकि हमको ये कुछ पता चल गया कि पाई इज अ कांस्टेंट। पाई की डायमेंशन कैसे चेक करते हैं, तो पाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी c/2 टाइम्स रेडियस। c क्या है, c होता है सरकमफरेंस। सरकमफरेंस मतलब सर्कल की पूरी बाउंड्री, सर्कल का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज अ सॉर्ट ऑफ लेंथ। समझने के लिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सर्कुलर डिस्क है, आप उसके एक रस्सी लें, रस्सी के एक एंड को फिक्स कर दें और उसको पूरे सर्कल पे लपेट दें। तो उस सर्कल को पूरा लपेटने, उस डिस्क को पूरा लपेटने में जितनी टोटल रस्सी यूज होगी उससे बोलेंगे उसकी लेंथ। रस्सी की लेंथ बराबर हो जाएगा सर्कल का फिर डिस्क का सरकमफरेंस। सरकमफरेंस अगर लेंथ है तो ये हो जाएगा l अपॉन में रेडियस। रेडियस इज आल्सो लेंथ, यहाँ वैल्यू हो जाएगी l। ओवरऑल जो पाई की डायमेंशन आ गई वो पाई इक्वल टू l/0। दैट इज पाई इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस है बट वैल्यू इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया डायमेंशनलेस कांस्टेंट। लास्ट आता है हमारा डायमेंशनलेस वेरिएबल, उसको भी देख लेते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमको मिलेगा वो एग्जांपल है हमारा जो एंगल्स होते हैं। एंगल्स होते हैं जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था, एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की डेफिनेशन यूनिट होती है रेडियन। तो अगर हम डायमेंशनलेस वेरिएबल की बात करते हैं तो हम देखते हैं जो हम लिखते थे एंगल जिसकी यूनिट होती थी रेडियन, वो हम लिखते थे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये लिखते थे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क एक प्रकार की लेंथ है तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी l, और रेडियस इज आल्सो लेंथ तो ये भी l। ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी l/0। यानी कि एंगल इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बट क्या एंगल डिफरेंट क्वेश्चंस में सेम होता है? नहीं। आपको पता है किसी क्वेश्चन में एंगल 60 डिग्री देगा, किसी और क्वेश्चन में 30 दे सकता है, 40 दे सकता है, 90 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपको कंफर्म नहीं है कि एंगल है क्या। एंगल प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। तो ये हो गया एंगल जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, बट इसकी कोई प्रॉपर डायमेंशन नहीं है, तो वो कहलाया डायमेंशनलेस बट वेरिएबल। इसी का एक और एग्जांपल आता है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, टी रेशियोज। मान लीजिए हम बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसकी डायमेंशन लेंथ, क्योंकि ये लेंथ है, हाइपोटेन्यूज इसकी भी लेंथ। ओवरऑल कंबाइन करके मिल जाएगा आपको l/0। यानी कि जो आपके टीआर होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो भी डायमेंशनलेस होते हैं। लेकिन आपको पता है डिफरेंट जैसे जैसे एंगल वेरी करेगा, आप जैसे जैसे थीटा वेरी कराओगे वैसे वैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू भी वेरी करती रहती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी वेरिएबल है बट दिस क्वांटिटी इज ओवरऑल डायमेंशनलेस। तो ये चार टाइप्स की हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनकी हमने बात की। इसमें कभी कभार 1 या 2 नंबर आके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो इसलिए आपके लिए जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के क्या यूज हैं। मेनली 3 यूज हैं। तीनों यूज को एक एक करके हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम लगाएंगे। फिर लास्ट में पूरे चैप्टर को कंबाइन करके कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस हम लगाएंगे जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद अगर आप कहीं घर पे हैं तो आपके पास बुक होगी, नहीं है तो हमें CPP लगा लीजिए, और अगर आपके पास बुक नहीं है तब तो CPP आपके लिए बहुत अच्छी है। आप CPP को लगाइएगा और जब अगला वीडियो आएगा उसमें उसकी आंसर की अपलोड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी वीडियो होगा, फिजिक्स का वीडियो होगा या आपका किसी और सब्जेक्ट का वीडियो पड़ेगा, मैथ्स का या केमिस्ट्री का, हम उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आंसर दिया उसका लिंक शेयर कर देंगे। आप वहां से अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद अगर कोई डाउट फंसता है तो आप उस डाउट को या तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर हमारे जो ईमेल आईडी है उस पर मेल कर दीजिए, जिससे हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए देखते हैं क्या यूजेस हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। पहला यूज जो आता है वो है एक सिस्टम ऑफ यूनिट है। मान लिया ऐसा सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम ऑफ यूनिट को
दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। देखते हैं क्या यूज है। मान लीजिए आपके पास आपकी मीटर स्केल है 1 मीटर, आपसे किसी ने पूछा कि इसकी क्या लेंथ है, आपने बताया 1 मीटर, बट आपके किसी साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने क्या बताया, उसने कह दिया 100 सेंटीमीटर है। क्या वो गलत है या आप गलत है? गलत कोई नहीं है, गलत से दोनों हैं, बट दोनों में सिस्टम ऑफ यूनिट्स का डिफरेंस है। क्या है सिस्टम? आपकी लेंथ मान लीजिए अगर क्यू है तो आपने बताया 1 मीटर, बट आपके फ्रेंड ने बताया 100 सेंटीमीटर। डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस आया यूनिट्स में। आपने मीटर में बताया, उसने सेंटीमीटर में बताया, करस्पॉन्डिंगली जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होगा। बट आपको एक चीज यहाँ से कंफर्म हुई, जो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है, फिजिकल क्वांटिटी अनचेंज रहती है। यानी कि अगर आप लिखो Q इक्वल टू N1U1, यही N2U2 के भी इक्वल होगा। यहाँ पे N1 और U1 क्या है? N होता है आपका ये वैल्यू है मैग्नीट्यूड, और U क्या है? U है आपका यूनिट। यानी सिस्टम चाहे जो हो, बट जो मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इसे बोलते हैं हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं N1U1 इक्वल टू N2U2 where N1 and N2 are the corresponding magnitudes in the two systems and U1 and U2 are the corresponding units in two systems। अब N1U1 इक्वल टू N2U2 आपने लिखा, तो मान लीजिए जो आपकी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी F, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है Q, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m रेज टू अल्फा, l रेज टू बीटा एंड t रेज टू गामा। तो यूनिट की जगह पे आप ये लिख सकते हैं। तो अगर आप ये रखते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा इस फॉर्मूले में जब आएंगे तो N1 इंटू m पावर अल्फा, l पावर बीटा एंड t पावर गामा। इसी को अगर इस तरह से लिखें तो हमको मिलेगा N2 इंटू, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट की बात करें तो 1 लगा देंगे, M1 L1 T1 एंड सेकेंड यूनिट की बात करेंगे तो M2 की पावर अल्फा, L2 की पावर बीटा एंड T2 की पावर गामा। ये करस्पॉन्डिंग 2 यूनिट्स में मिल गया। तो अगर आपको N2 को पूछ रहा है सेकेंड यूनिट में करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हो कि N2 दिस इज इक्वल टू N1 इंटू M, यहाँ से आपको N2 की वैल्यू मिल जाएगी M1 अपॉन M2 इंटू इसकी होल पावर अल्फा, L1 अपॉन L2 इसकी होल पावर बीटा, और थर्डली T1 अपॉन T2 इसकी होल पावर गामा। ये आपको फॉर्मूला मिल जाता है जब आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन करते हो, तो ये आपको फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला था। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल लेकर के कैसे इसको यूज करना है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एसआई में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, बट सेम थिंग अगर आप अप्लाई करो सीजीएस के लिए तो आपको मिलती है यूनिट डाइन। तो एसआई में यूनिट है फोर्स की न्यूटन, बट सीजीएस में है डाइन। आपने 9th क्लास में रिलेशन पढ़ा था कि 1 न्यूटन दिस इक्वल टू 10 रेज टू 5 डाइन, ये आपने पढ़ा था। तो अगर अब हम इसको इसमें अप्लाई करें, यहाँ पे न्यूटन यूनिट है, डाइन है। मान लीजिए आपको नहीं पता, आपने कहा कि 1 न्यूटन इक्वल टू x डाइन, आपको नहीं पता क्या है, तो सेम आप अप्लाई करेंगे तो 1 इंटू न्यूटन, आप सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 इंटू न्यूटन के लिए एसआई सिस्टम में मास यूनिट क्या है? किलोग्राम। जब आप बात करते हैं न्यूटन के लिए तो न्यूटन में डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स का MLT-2, ये होता है।
तो मास की आपने लिखा किलोग्राम, लेंथ एसआई में क्या होती है मीटर। वही अगर आप चेक करो टाइम में, तो टाइम आपका होता है सेकंड, सेकंड पावर -2। सेकेंडली आप जब अप्लाई करेंगे डाइन के लिए, तो मान लीजिए एक्स डाइन की बात हो रही है, तो अगर एक्स डाइन की बात हो रही है तो आप लिखेंगे इसको मास, मास हो जाएगा ग्राम में, लेंथ लिखेंगे सेंटीमीटर में, और टाइम स्टिल इन सेकंड। अब आप जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे आपको क्या मिलेगी, 1 × किलोग्राम अपॉन ग्राम। किलोग्राम को आप क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम को हम 1000 ग्राम भी लिखते हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, 10⁻³ ग्राम, अपॉन में ग्राम आ जाएगा। फिर आप जब लेंथ को कंपेयर करेंगे तो 1 मीटर दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसी को लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ से नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में टाइम, सेकंड यहाँ भी है, सेकंड यहाँ भी है, होल पावर -2, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स की। तो ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, सेकंड सेकंड गया, तो यहाँ से जो आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10⁵। यानी कि इस फॉर्मूला में आप लिख सकते हो कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो इस तरह से आप किसी भी एक सिस्टम से दूसरे यूनिट में यूनिट्स का कन्वर्जन कर सकते हो, जैसे हमने आपको दिखाया 1 न्यूटन कैसे 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। तो ये था पहला यूज। हम सेकेंड यूज की बात करते हैं, क्या है सेकेंड यूज। सेकेंड यूज आता है डायमेंशनल एनालिसिस का, चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। ये अनदर इंपॉर्टेंट यूज है डायमेंशंस का। इस कॉन्सेप्ट की मदद से आपका बोर्ड में तो नहीं, बट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो और ऐसे एग्जाम्स देते हो जिनमें क्वेश्चन करने के लिए आपके पास टाइम कम है, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा यूज होता है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपसे किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू पूछी होती है, बट जो ऑप्शंस हैं उसमें चारों यूनिट्स डिफरेंट दी हुई हैं। तो अगर यूनिट्स डिफरेंट दी हुई हैं तो आप चारों यूनिट्स की डायमेंशन चेक करके आप पता कर सकते हो कौन सी यूनिट हमारी गिवन जो क्वांटिटी हमको निकालनी है उससे मैच करती है। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा है फोर्स क्या है, तो जो चारों ऑप्शन में से जिसकी भी डायमेंशन MLT-2 होगी वो फोर्स रिप्रेजेंट करेगी। उससे आपका 2 से 2.5 मिनट का क्वेश्चन मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में हो जाता है। क्या है इसका यूज, इसमें एक छोटा सा प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर आपने कोई भी इक्वेशन लिखी तो उस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। मतलब आप कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटी लिखी हुई है, राइट हैंड साइड पे सारी क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, वो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। और इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या मिलता है कि अगर आप फिजिक्स में कहीं भी लिख रहे हो a + b, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी a है और क्वांटिटी b है, इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। और केवल डायमेंशन ही नहीं, ये दोनों क्वांटिटीज पूरी सेम होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था टॉर्क और वर्क की डायमेंशन सेम होती हैं। बट अगर आप टॉर्क और वर्क को ऐड करना चाहो तो नहीं कर सकते, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जबकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आपको पता नहीं होगा टॉर्क क्या होता है, अभी जब हम आगे आरबीडी पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है टॉर्क। तो दो क्वांटिटीज तभी ऐड हो सकती हैं या फिर तभी सब्ट्रैक्ट होती हैं जब उनकी डायमेंशन सेम और वो दोनों क्वांटिटीज भी सेम हों। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही कंक्लूजन मिलता है, इसकी मदद से हम कोई भी गिवन फॉर्मूला की डायमेंशंस चेक करते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने क्लास 9th में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी होंगी।
इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो, दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो, इसका मतलब ये क्वांटिटी और ये जो पूरी क्वांटिटी है इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं u क्या होता था, u होता था हमारी इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है l t माइनस टू मल्टीप्लाई में टाइम है t, ओवरऑल क्या आ जाएगा l। इस पार्ट की डायमेंशन आ गई l। अब इसको चेक करते हैं, हाफ एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। सेकेंडली हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का हमने निकाला था l t माइनस टू आता है इनटू टाइम है t इसका स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू और प्लस टू मिलकर के हो जाएगा 0, ओवरऑल आ जाएगा l। यहाँ से भी l आ रहा है, यहाँ से भी l आ रहा है, मतलब आपके पास दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन दोनों की डायमेंशन सेम है, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। अच्छा, ऐड करने पे डायमेंशन चेंज नहीं होगी, इसलिए l और l जब ऐड करोगे तो आपको l ही मिलेगा। तो जब आपको l मिल रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में l होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, हमारे पास s है, s क्या होता था डिस्टेंस इज दैट सॉर्ट ऑफ लेंथ की डायमेंशन क्या होती है l। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास l है एंड राइट हैंड साइड में आपके पास l है, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे वैलिड है, यानी कि आप कह सकते हैं ये इक्वेशन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है हमारा सेकंड लॉ, सेकंड यूज ऑफ डायमेंशन, कि आपको कोई भी फॉर्मूला दिया आप उसकी करेक्टनेस चेक करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, थर्ड यूज की बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्जाम्स में 4 से 5 नंबर में लॉन्ग आंसर टाइप में एक क्वेश्चन आता है मेनली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए हम बात करते हैं थर्ड यूज क्या है डायमेंशन का। थर्ड यूज है किसी भी फॉर्मूले का डेरिवेशन। अब सोचेंगे केवल यूनिट्स की मदद से हम कैसे डेरिवेशन कर सकते हैं। हाँ, केवल यूनिट्स की मदद से आप डेरिवेशन नहीं कर सकते, बट आप यूनिट के फॉर्म आप किसी कांस्टेंट के टर्म्स में तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया कि जो सिंपल पेंडुलम होता है, जैसे आपकी जो पेंडुलम क्लॉक होती है, इसमें पेंडुलम टाइप के रस्सी टाइप की स्ट्रिंग लगी होती है और उससे नीचे बॉब टाइप की छोटी सी बॉल टाइप की चीज होती है जो कि टू एंड फ्रो मोशन करती रहती है, तो उससे बोलते हैं पेंडुलम। आपसे किसी ने कह दिया कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, आपसे किसी ने कह दिया कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है उसके मास पे, जो बॉब है आपका मास, उसके मास पे डिपेंड करता है। सेकेंडली डिपेंड करता है जो आपकी स्ट्रिंग लगी है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। थर्डली किस पे डिपेंड करता है, थर्डली रीजन कह दिया आपसे जो ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर डिपेंड करता है। ये तीन, मान लीजिए किसी ने कहता है 3 फैक्टर से डिपेंड करता है। तो आप कैसे निकालेंगे कि क्या एक्चुअल फॉर्मूला है, कैसे करते हैं। मान लीजिए जो आपका टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है आपका मास, उसकी डायमेंशन है m, इसकी पावर अल्फा। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ की पावर बीटा, और टाइम डिपेंड कर रहा है जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक टाइप का एक्सेलरेशन है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है lt माइनस टू। मतलब अभी आप केवल ग्रेविटी ही लिख लो, आपको बाद में समझ में आ जाएगा। ग्रेविटी की पावर गामा, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो आप इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करो। जब आप इन तीनों को कंबाइन करोगे आपको क्या मिलेगा, t इज प्रोपोर्शनल टू, अभी हम यहाँ पे डायमेंशन ना लिखने की जगह केवल फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, वरना बाद में आपको कंफ्यूजन होगा। इट इज मास की पावर अल्फा, लेंथ की पावर बीटा एंड ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी पावर गामा। तो यहाँ से आपको कंबाइन से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है मास की पावर अल्फा, लेंथ की पावर बीटा एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी होल पावर गामा, ये मिल रहा है। अब आप मान लीजिए कि जो टाइम पीरियड है इसको हम लिख सकते हैं k इंटू की, जब कॉन्स्टेंट बताते हैं तो एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, टाइम इक्वल टू k इंटू m की पावर अल्फा, l की पावर बीटा इंटू g की पावर गामा। इस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर जब आपने k लिया है ये डायमेंशन लेस होना जरूरी है, अगर डायमेंशन लेस नहीं होगा तो आपकी डायमेंशनल एनालिसिस को अफेक्ट करेगा। तो अब देखते हैं आगे इस क्वेश्चन में हम कैसे प्रोसीड करें। तो ये हमको पता चल गया कि हमारे पास टाइम जो है वो मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे
इस फॉर्म में डिपेंड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है, दोनों तरफ की डायमेंशन होनी चाहिए सेम। टाइम होता है टी, के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं। अगली बात है मास की। मास इसको लिख सकते हैं m रेज टू अल्फा। सेकेंडली लेंथ की डायमेंशन होती है l, तो l रेज टू बीटा। थर्डली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन होती है lt माइनस टू, एक तरह का एक्सेलरेशन है, तो जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी वही g की डायमेंशन होगी, इसकी पावर गामा। तीनों प्रोडक्ट में है, आपको पता है बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इस तरफ हम लिखेंगे m, इसकी पावर m केवल एक टर्म में है तो डायरेक्टली m रेज टू अल्फा। लेंथ की बात करें, लेंथ यहाँ नहीं है बट इन दोनों टर्म्स में है। यहाँ पावर है बीटा, यहाँ पावर है गामा। लास्ट टाइम यहाँ नहीं है, केवल थर्ड टर्म में है, तो यहाँ से मिलेगा माइनस टू गामा। ये मिल गया। टाइम को हम लिख सकते हैं m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 1। दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों कंपेयर करोगे, मास को मास से कंपेयर करेंगे तो इसकी पावर होगी इक्वल। 0 है, यहाँ पे अल्फा है, तो आपको क्या मिल गया, अल्फा इक्वल टू 0। सेकेंडली लेंथ की पावर 0 है, यहाँ लेंथ की पावर बीटा प्लस गामा है, तो आपको क्या मिला, बीटा प्लस गामा दिस इज इक्वल टू 0। थर्डली टाइम की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस टू गामा है, तो माइनस टू गामा दिस इज इक्वल टू 1, यानी गामा इक्वल टू माइनस हाफ। अगर गामा माइनस हाफ आ गया तो आप इस इक्वेशन से लिखेंगे, यहाँ माइनस हाफ डालेंगे तो उधर हो जाएगा प्लस हाफ, तो आपको बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी हाफ। तो ये वैल्यूज आपको अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया, गामा पता चल गया। आप इन तीनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा t इक्वल टू के इंटू इसकी पावर 0, तो ये होल वैल्यू हो जाएगी 1, l की पावर बीटा यानी कि लेंथ की पावर हाफ इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इसकी पावर माइनस हाफ। तो k आपको पता नहीं होता है, k एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, तो आपको कहीं कहीं मिलेगा कि k की वैल्यू रख देते हैं, आप रखें चाहे ना रखें। अगर आपको फॉर्मूला वैल्यूज पता है तो आप वैल्यू रख दें, नहीं पता है तो आप k के फॉर्म में छोड़ दें, आपका आंसर गलत नहीं होगा। इसको अगर हम लिखेंगे तो हमको मिलेगा k इंटू एल बाई जी का होल रूट। रूट क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमको पता है अगर हाफ होता है तो उसको स्क्वायर रूट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल पे डायरेक्टली हाफ था तो उसका रूट लगा दिया, जी पे माइनस हाफ था, माइनस हाफ मतलब पहले 1 बाई जी करेंगे फिर इसका रूट लेंगे, तो फॉर्मूला आ गया होगा के इंटू रूट और एल बाई जी। जब अभी आगे एसटीएम पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूले के जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो आती है टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। ये 2 पाई कहाँ से आया ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे सब जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको सेम फॉर्मूला बार बार मिलेगा, रिपीट होगा, तो इसलिए आपको कांस्टेंट की वैल्यू याद हो जाएगी। तो ये थर्ड यूज था डायमेंशनल एनालिसिस का कि हम कैसे किसी भी फॉर्मूले की डेरिवेशन कर सकते हैं। तो ये 3 यूज थे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस का यूज हमें क्वेश्चंस में होगा उनकी बात करेंगे। इसके बाद इसी 3 यूजेस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि इस वीडियो में हमारा डायमेंशनल एनालिसिस खत्म हो जाए, हम फिर अगले वीडियो से एरर एनालिसिस की बात करें। तब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है अभी, बट हम आगे जैसे स्टडी करेंगे, हमको जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ऐसी क्वांटिटीज के बारे में पता चलेगा, तब हम उनकी डायमेंशंस याद करते हैं। बट जब अभी हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमको ऐसी 3-4 क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम आप उनके बारे में अभी आपको बता दे रहे हैं। तो ऐसी 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी अभी हमें आगे जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो उनमें जरूरत पड़ेगी। पहली आती है डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता होगी, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी हम बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। मास की डायमेंशंस क्या होती हैं? m। वॉल्यूम 3 डायमेंशंस की बात है, यानी कि लीनियर को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको वॉल्यूम मिलेगा। लीनियर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी लेंथ आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो l की पावर 3। तो ओवरऑल जो डेंसिटी की आ गई यूनिट वो आ गई ml की पावर
-3। ये आ गई डेंसिटी के डायमेंशंस। नेक्स्ट आता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जब आप 11th क्लास में ही अभी इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका अच्छे से डिस्कशन है, बट अभी आप केवल इसकी यूनिट याद कर लीजिए। यूनिट इसकी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी जो प्रेशर की यूनिट होती है सेम यूनिट होती है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी बात पे इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, न्यूटन की होती है mlt-2 अपॉन में मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। तो जो ओवरऑल डायमेंशन आ जाएंगी वो आ जाएगी ml⁻⁻1 t⁻⁻2। ये आ गई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन। थर्ड आ गई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका फॉर्मूला भी आप याद रखें। फॉर्मूला इसका होता है F दैट इज द फोर्स अपॉन में A इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z। ऑल्दो ये सभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा क्या है, बट आपको अभी यहाँ पे केवल फॉर्मूले से मतलब है। जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से सब क्लियर होगा। बस यहाँ पे टर्मिनोलॉजी देखें क्या क्या टर्म्स यूज हो रहे हैं। F क्या है, F आपका नॉर्मल जो फोर्स होती है, A होता है एरिया, डेल्टा V है आपका चेंज इन वेलोसिटी, एंड डेल्टा Z इज द चेंज इन डेप्थ। डेप्थ बोले तो ऊपर जाते हैं तो उसे बोलते हैं हाइट, जब अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं तो उसे बोलते हैं डेप्थ। तो डेल्टा Z इज द चेंज इन डेप्थ। अब आप इसकी डायमेंशंस निकालना चाहें तो इसकी डायमेंशंस क्या आ जाएगी, इसकी डायमेंशन आ जाएगी mlt-2 फोर्स की डायमेंशन अपॉन में एरिया की होती है L2। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। आप n लिख सकते हैं, n का एक तरफ वाला पार्ट बहुत ज्यादा नीचे बना दीजिए, ये होता है ईटा इक्वल टू F अपॉन A इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z। ये होता है A, एरिया है, एरिया का L2। इसके बाद वेलोसिटी के चेंज सेम एज वेलोसिटी LT-1 एंड चेंज इन डेप्थ इज द सॉर्ट ऑफ लेंथ। सो यहाँ पे आप देखेंगे वो हो जाएगा L। ओवरऑल क्या हो जाएगा, L से कट जाएगा, L2 ऊपर भेजेंगे -2 हो जाएगा, M L यहाँ पे 1 है, ऊपर भेजेंगे 2, L इंटू 1 -2 हो जाएगा। लास्ट टाइम है -2 और इसको ऊपर भेजेंगे ये हो जाएगा प्लस का 1। ओवरऑल जा गया वो आ जाएगा ml-1 t-1। ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे है हम बाद में बात करेंगे। लास्ट आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि फोर्स अपॉन में लेंथ। फोर्स क्या होता है mlt-2 एंड लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है L। ओवरऑल जो डायमेंशंस आ गई वो आ गई आपकी mt-2। तो ये 4 ऐसे फॉर्मूले थे जिनकी डायमेंशंस की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको यंग मॉडुलस का फॉर्मूला इलास्टिसिटी में मिलेगा। अगले दोनों के फॉर्मूले जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो ये 4 डायमेंशंस आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम फर्दर जो 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं उनकी बात करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहले है हमारे पास क्वेश्चन 1 क्या कहता है, आपको 1 जूल इक्वल टू दिया है x अर्ग। तो आपसे पूछा x क्या है, अर्ग क्या है। अर्ग आपकी जैसे SI में एनर्जी के लिए जूल यूज करते हैं, सेम जब आप सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे अर्ग यूज होता है। ये याद कर लीजिए, आपको बहुत बार यूज में आएगा। तो क्या है 1 जूल इक्वल टू x अर्ग। हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 इसकी होल पावर अल्फा, L1 अपॉन L2 इसकी होल पावर बीटा एंड T1 अपॉन T2 इसकी होल पावर गामा। अब पहली बात यहाँ पे एनर्जी की हो रही है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है, वो होता है ml2 t-2। N2 की वैल्यू क्या है x, N1 क्या है 1।
जब आप एसआई में बात करेंगे तो मास की यूनिट होती है 1 kg और 1 kg को आप लिख सकते हैं 10⁻³ g। सीजीएस में मास की यूनिट होती है ग्राम। पावर 1 है तो होल पावर 1 बेस कर देंगे। सेकेंडली लेंथ जब हम सीजीएस में बात करते हैं तो वो होती है सेंटीमीटर। ऊपर आएगा एसआई में बात करते हैं तो होता है मीटर को क्या लिख सकते हैं, मीटर को लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। यहाँ बीटा की वैल्यू 2 है, होल रेज़ टू 2। थर्ड पार्ट टाइम, एसआई में होता है सेकंड और सीजीएस में भी सेकंड होता है, इसकी होल पावर -2। सेकंड से सेकंड, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻³ की पावर 1 हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻² की पावर 2, ये हो जाएगा 10⁻4 इंटू यहाँ वैल्यू बचेगी 1। ओवरऑल आपको क्या मिलेगा x इक्वल टू 10⁻7। यानी आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपसे कभी कभी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ लिया जाता है। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसी तरह आपको कोई भी दो सिस्टम दे दिए जाएंगे, आपसे कोई भी यूनिट पूछ लिया जाएगा, आप वो आराम से निकाल सकते हैं। अब आपसे किसी ने कह दिया, मान लीजिए आपने एसआई सिस्टम यूज किया था जहां पे लेंथ की यूनिट 1 मीटर थी, मास यूनिट 1 किलोग्राम थी, टाइम की यूनिट 1 सेकंड थी। आपसे किसी ने पूछ लिया कि अगर मैंने हाइपोथेटिकल सिस्टम बना दिया, एसआई की जगह मैंने पीआई बना दिया, पीआई दैट इज फिजिक्स इंटरनेशनल सिस्टम। मान लीजिए ऐसे कोई हाइपोथेटिकल सिस्टम है, उसमें मैंने यूनिट्स क्या रखी, एसआई में हमने बात की थी 1 मीटर की, उसको मैंने पीआई में चेंज कर दिया 10 मीटर में। जो बेसिक यूनिट वहाँ पे 1 मीटर में मेजर करते थे वही हम 10 मीटर में मेजर करेंगे। मास हम 1 kg में मेजर करते थे, अब हमने कहा हम कुछ और कर रहा है, हम 1 kg की जगह 100 kg में मेजर करेंगे। थर्डली हमसे किसी ने कह दिया कि हम 1 सेकंड में मेजर करते थे एसआई में, अब हम 1 सेकंड की जगह 1 मिनट में मेजर करेंगे। तो ये आपने चेंजेस लाए जो हमारी एसआई यूनिट में थे, उसके करस्पॉन्डिंग चेंजेस आए। आपसे किसी ने पूछ लिया कि अगर आप पहले कोई एक फोर्स लगा रहे थे 5 न्यूटन की, तो बता दीजिए वो एसआई सिस्टम में था, जब पीआई सिस्टम की बात करेंगे तब वो 5 न्यूटन का, अगर पीआई एक हाइपोथेटिकल सिस्टम हमने ऐसे बना दिया है, 5 न्यूटन की वैल्यू इन पीआई सिस्टम क्या होगी, तो हमारे पास क्या था, अगर हम लिखें 5 न्यूटन, इसको समथिंग x इंटू एन डैश कर लीजिए, मान लीजिए एन डैश नई यूनिट है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n2 इक्वल टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर अल्फा, समथिंग वही फॉर्मूला हमने बताया था। पहले हम बात करेंगे न्यूटन इज अ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू क्या लेते थे n1 यहाँ पे कितना है 5 न्यूटन इंटू m1 अपॉन m2। m1 है एसआई सिस्टम में क्या था किलोग्राम, m2 है पीआई सिस्टम में हमने क्या कर दिया 100 किलोग्राम। नेक्स्ट लेंथ की बात करेंगे, लेंथ एसआई सिस्टम में था मीटर, वही हमने पीआई सिस्टम में लिया, पीआई सिस्टम में हमने क्या दिया 10 मीटर है वो। थर्ड टाइम हमारे पास एसआई सिस्टम में था सेकंड, पीआई सिस्टम में हमने क्या दिया वो हो गया 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, होल पावर -2, यहाँ पे पावर -2 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू केजी से केजी गया 10⁻², यहाँ पावर 10⁻2 है तो ऊपर हो जाएगा 10⁻2 इंटू मीटर से मीटर गया, यहाँ 10 है तो ऊपर भेज देंगे तो 10⁻1 हो जाएगी, ये आपको पता है। लास्ट सेकंड से सेकंड क्या पावर माइनस है, जब पलटेंगे जब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे पावर हो जाएगी पॉजिटिव, तो 60 पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 10⁻³ इस टर्म की वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू जाएगी 60 इंटू 60 दैट इज 3600। आप इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी 18,000 इंटू 10⁻³ -3,
ये पार्ट इससे 10⁻³ से गया तो आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18, यानी कि 5 न्यूटन अब 18 एन डैश के बराबर है। आपने जो 5 न्यूटन पहले बताया था वही अब 18 एन डैश के इक्वल हो गया, 18 न्यूटन के इक्वल हो गया। ओके, तो ये वैल्यू हो गई आपकी रिक्वायर्ड। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे जो फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करने वाले फॉर्मूले थे, किसी कांस्टेंट के डायमेंशन निकालने वाले या और किसी फॉर्मूले को प्रूव करने वाले 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। आपने क्लास 9 में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, उसमें आप कहते थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से फेंका जाता है और जब वो ग्राउंड पहुंचता है तो यहाँ पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हम उसका डायमेंशनली चेक करते क्या वो रिलेशन सही था। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मास m है, अर्थ से h हाइट पे था जब आपने इसको फेंका, और जब अर्थ से स्ट्राइक किया तो इसकी वेलोसिटी v थी। तो देखते हैं, तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जाएं तो हम लिखेंगे हाफ mv² दैट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, दिस शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट अ हाइट h। हाफ mv² इक्वल टू mgh होना चाहिए। अब आप चेक कर लेते हैं कि क्या ये करेक्ट जो हमने रिलेशन लिखा है वो सही है। इधर बात करते हैं, हाफ नो डायमेंशन, मास की बात करें, मास की डायमेंशन होती है m, वेलोसिटी L(t)-1 इसका होल स्क्वायर, तो ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी mL2t-2 इक्वल टू मास, यहाँ पे m मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो टाइप का एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन L(t)-2 मल्टीप्लाइड में हाइट इज अ सॉर्ट ऑफ लेंथ, तो उसकी डायमेंशन L। तो ये वैल्यू आ गई mL2t-2। जो आपका LHS है RHS है, दोनों की डायमेंशन सेम है, यानी जो हमारा फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मान लीजिए आपने जब आप इसके क्वेश्चन लगाओगे, कोई भी अच्छी बुक लगा के, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है हमें बुक कौन सी लगानी चाहिए, तो उसमें आप डिपेंड करता है किसकी तैयारी कर रहे हो। अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स स्ट्रांग करने के लिए आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रोफेसर HC वर्मा की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से लगाएं। उसमें कॉन्सेप्ट भी अच्छे से दिए हुए हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हैं और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट वो क्वेश्चन बोर्ड लेवल से हाई लेवल पे है, अगर आप उसको जेई और नीट के लिए तैयार करना चाहते हैं तब उसको लगाएं। लेकिन अगर आप बोर्ड्स लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कोई बुक ले सकते हैं, आप नूतन पब्लिकेशन की ले सकते हैं, आप ABC मॉडर्न ABC ले सकते हैं, इसके अलावा प्रदीप फंडामेंटल ले सकते हैं। जो बुक आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं। तीनों बुकें अच्छी हैं और तीनों में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थ्योरी है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है, आप कोई बुक ले सकते हैं। आप जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उनमें आपको बड़ा सा स्टेटमेंट दिया होगा, उसमें कुछ दिया होगा, कहीं ऑसिलेटिंग फील्ड की बात हो रही होगी, कहीं टाइम पीरियड की बात हो रही होगी, कहीं बात कर रहे हो कोई विस्कस फोर्स लग रही है, कहीं टेंशन कैसे फोर्स लग रही है। आपको अभी उससे मतलब नहीं है, आपको बस ये समझना है कि जो क्वांटिटी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स है, लेंथ है, टाइम है, क्या है, सेकेंडली किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया कि एक विस्कस फोर्स होती है जिसे ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। विस्कस फोर्स है वो एक स्फेरिकल बॉडी है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी, मान लीजिए बॉल है, जब आपने उसको पानी में डाला तो आपको पता है जब आप किसी हाइट से किसी बड़े टैंक में फेंकते हो तो पहले बहुत तेज से नीचे गिरता है, इसके बाद धीमे धीमे उसकी स्पीड स्लो होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि इस पर विस्कस फोर्स लगती है, ड्रैग फोर्स लगती है। और ये एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है कि आपकी जो फोर्स है वो डिपेंड करती है, किस किस पे डिपेंड करती है, वो आपकी डिपेंड करती है ऑन, पहली चीज
जो आपकी स्फेरिकल बॉल है उसकी रेडियस पे, जो बॉल है उसकी रेडियस पे। सेकेंडली उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी कितनी वेलोसिटी है। और थर्ड होता है जो भी आपका लिक्विड है उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैंने आपसे कहा था ये टर्म आपका बार बार यूज में आएगा, आपको अभी इसके मतलब से जरूरत नहीं है, केवल इसके फॉर्मूले से जरूरत है। तो ये आर, बी और ईटा इन तीनों डिपेंड कर रहा है। आपसे किसी ने पूछ लिया इसका फॉर्मूला बता दो, कैसे निकालेंगे देखते हैं। मान लीजिए जो फोर्स है वो आपकी रेडियस की पावर एक्स, रेडियस की पावर एक्स पे डिपेंड करती है। सेकेंडली फोर्स आपकी वेलोसिटी की पावर वाई पे डिपेंड करती है, और जो आपकी फोर्स है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर जेड, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करती है। आप तीनों कंबाइन करेंगे, अब क्या मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू R रेज टू x, V रेज टू y एंड ईटा रेज टू z। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, बीच में k आ जाएगा। अब आप दोनों तरफ डायमेंशन चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे देखते हैं। आपके पास रिलेशन मिल गया, फोर्स का डायमेंशन आपको पता नहीं, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT माइनस 2। नेक्स्ट रेडियस, रेडियस इज द सॉर्ट ऑफ लेंथ, सो लेंथ की पावर x। देन वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है LT माइनस 1 इसकी होल पावर y। लास्ट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला बताया था, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है ML माइनस 1 T माइनस 1 इसकी होल पावर z। आप इसको कंबाइन कर लीजिए, कंबाइन करेंगे आपको क्या मिलेगा, m केवल एक जगह है तो m की पावर z। सेकेंडली लेंथ, लेंथ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों कंबाइन करेंगे तो लेंथ की पावर यहाँ से x मिलेगी, यहाँ से मिलेगी y, और जब यहाँ से देखेंगे तो वो वैल्यू मिलेगी माइनस का z इंटू ml। टाइम की बात आ गई, टाइम यहाँ नहीं है, टाइम यहाँ है, कितना है माइनस का y, यहाँ है टाइम माइनस का z। ये तीनों फॉर्म में आपने लिख लिया। लास्ट इधर आप इसने दे दिया आपको MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। अब दोनों साइड तक कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा आपको, z इक्वल टू 1। जब आपने मास की कंपेयर किया तो आपको मिला z इक्वल टू 1। अब आप हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। लेंथ में 3 वेरिएबल हैं, टाइम में 2 वेरिएबल हैं, तो इजी आपके लिए पड़ेगा कि अगर आप लेंथ की जगह टाइम को पहले कंपेयर करें तो आपके लिए कि z की वैल्यू आपको पता चल गई है तो आपको यहाँ से y की वैल्यू डायरेक्टली पता चल जाएगी। तो आप टाइम को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 2 इक्वल टू यहाँ से वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई माइनस जेड, तो आपको मिलेगा y प्लस जेड इक्वल टू 2। z की वैल्यू है, z की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी 1, इधर भेज देंगे तो 2 माइनस 1 दैट इज y की वैल्यू आ जाएगी 1। आपको z पता चल गया, y पता चल गया, 3 वेरिएबल हैं, 3 में से 2 पता चल गए। आप फिर दोनों तरफ कंपेयर कर लीजिए लेंथ को, तो आपको मिलेगा x प्लस वाई माइनस जेड दिस इज इक्वल टू 1। x आपको नहीं पता, y आपको पता है 1, z पता है 1, दिस इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कटा, वैल्यू आ गई x इक्वल टू 1। यानी कि x भी बना गया, y भी बना गया, z भी बना गया। तो अगर आप इस फॉर्म में अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा F इक्वल टू के इंटू आर वी ईटा। के आपको नहीं पता, आप इसी फॉर्म में लिख दीजिए, आपका आंसर सही है। जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जब अगेन ये टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स का डिस्कस कोर्स जहाँ पर आपको फॉर्मूला मिलता है वो होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। अब हम आगे, आप इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करेंगे फॉर्मूले की करेक्टनेस कैसे चेक करें। एक चीज आपने चेक की थी, एक और उसमें हम एग्जांपल लेंगे, फिर लास्ट किसी भी कांस्टेंट के डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5,
एक रिलेशन होता है कॉशी रिलेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट डायमेंशन सिलेबस मतलब नहीं रखता, वो आपको इक्वेशन दे देगा, आपको बस उसको प्रूव करना है। तो ये सिलेबस के आउट ऑफ चीज नहीं कह सकते, इस रिलेशन के डीप स्टडी सिलेबस में नहीं है, बट जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, पहली बात होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो n इक्वल टू लिखते हैं आप साइन आई अपॉन साइन आर। अब पूछेंगे साइन, साइन एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी डायमेंशंस क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। साइन लिखते हैं हम साइन ऑफ थीटा, इसको लिखते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर दिस इज लेंथ, हाइपोटेन्यूस दिस इज आल्सो लेंथ, ये दोनों कट जाएगा तो ओवरऑल ये आ जाएगा l पावर 0, दैट इज साइन इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। So dimensionless one dimensionless will also become dimensionless। यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको एक चीज मिलता है कि जो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो ये याद रख लीजिए। तो कॉशी रिलेशन क्या कहता है, कॉशी रिलेशन कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपके पास रेड लाइट या फिर कोई भी पर्टिकुलर लाइट है जिसका वेवलेंथ आपको पता है वो लैम्डा है, तो आप तो कहता है कि जो आपकी वेवलेंथ होती है वो a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर की इक्वल होती है। b क्या है, a क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है। अच्छा, पूछेंगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है कि आपको ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, ये दो जो कांस्टेंट है उनकी डायमेंशन बतानी है। लैम्डा आपको पता है डायमेंशन होती है इसकी क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। आपसे किसी ने पूछ लिया a और b की डायमेंशन बता दो, कैसे करेंगे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, तब तक वीडियो पॉज करके हम आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी n रेज़ टू 0। सेकेंडली a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इधर डायमेंशनलेस है तो इधर भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, सम में है इसका मतलब ये भी डायमेंशनलेस ये भी डायमेंशनलेस। a के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, यानी a इज इंडिविजुअल, a के साथ कुछ नहीं है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे आपको मिलेगा ये डायमेंशनलेस है तो ये दोनों इंडिविजुअली डायमेंशनलेस होनी चाहिए, इसका मतलब a इज डायमेंशनलेस, a आपका डायमेंशनलेस है। अब बात बची b अपॉन लैम्डा स्क्वायर की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस है सो b अपॉन लैम्डा स्क्वायर ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। b अपॉन लैम्डा स्क्वायर ये हो जाएगा लेंथ पावर 0। लैम्डा क्या होता है, वेव लेंथ, नाम में है लेंथ, लेंथ मतलब आपका लीनियर डायमेंशन क्या होती है, तो लेंथ की डायमेंशन दी होगी, तो b अपॉन में लेंथ होता है l पावर 2, दिस इज इक्वल टू l पावर 0। यहाँ से आपको जो b की डायमेंशन मिल जाएंगी वो आ जाएगी l रेज़ टू 2। ये एक और छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें आपको पूछ लेते हैं कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट दे दिया, इसकी डायमेंशंस बता दो। तो इतना सब कुछ हमारा डायमेंशनल एनालिसिस में था जो हमको पढ़ना था। अब एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं, वो क्वेश्चन हम अभी बताएंगे नहीं, जब हमारा अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम उसका सोल्यूशन बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको उस क्वेश्चन को करना है। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपसे फंसे, तो इसलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, उस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में हमें देना है। तो मैंने आपको बताया था यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, उसमें आपको डायमेंशंस लिखवाई थी। आपसे किसी ने कह दिया कि जो फोर्स डेवलप होती है, आपको पता है आप क्या करें, आपके पास एक रॉड है, रॉड के दोनों एंड्स के बीच में आपने एक रॉड को दो रिजिड एंड, मान लीजिए दो दीवार है, दो दीवार के बीच में आपने एक लंबी सी रॉड टांग दी है। उस रॉड को जब आप गर्म करोगे, आपको पता है आपने 9th क्लास में पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, आप उसको गर्म करोगे तो वो एक्सपैंड करना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ वॉल है तो इतना तो एक्सपेंशन तो होगा नहीं कि वॉल को बिल्कुल तोड़ दे। तो जब एक्सपेंशन नहीं होगा तो इस तरफ से भी एक फोर्स लगेगा, दोनों जो इसके एंड्स पे टेंशन आ जाएगा, टेंशन आएगा। टेंशन आप ऐसे समझ सकते हैं, आप बीच में खड़े हैं, आपको दो तरफ से कोई खींच रहा है,
आप खींचेंगे तो नहीं, लेकिन आपके हाथों में दर्द होगा। दर्द क्यों होगा? दर्द इसलिए होगा क्योंकि जो खींच रहा है उसकी वजह से, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ होगा, जब ये एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा तो इस तरफ एक फोर्स लगेगी, तो उसकी वजह से बॉल भी इस पे फोर्स लगाएगी। तो कोई आपसे कह दिया कि ये जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही है किस पे? पहली चीज, अच्छा यहाँ फोर्स ना लिख करके बहुत लोग टेंशन लिखते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम फोर्स लिख देते हैं। किसी ने आपसे कह दिया जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही है किस पे? यंग मॉडुलस पे। सेकेंडली यंग मॉडुलस पे डिपेंड कर रही है। सेकंड, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये क्या होता है। जिसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर डिपेंड कर रही है। और थर्डली, उसको प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे हम डिपेंड से बात कर रहे हैं, तो ये डिपेंड कर रहा है इस पे। और थर्ड क्वांटिटी आती है एरिया, और फोर्थ क्वांटिटी है। तो आप कहेंगे 4 क्वांटिटी, अभी तक आपने 3 के क्वेश्चन बताए थे, तो 3 के क्वेश्चन बताए हैं, 4 के क्वेश्चन बताए, उससे मतलब नहीं है। अगर आपके जो क्वांटिटी की बात हो रही है जिसमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज अगर 3 है तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, जैसे मैंने अभी तक बताया है 2-3 क्वेश्चन, सेम मेथड यहाँ भी अप्लाई होगा, आप इसे अटेम्प्ट करिएगा, कंफर्म आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। एरिया और लास्ट होता है टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया। इन 4 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? अगर आपकी फोर्स लिखी हुई है के वेयर के जो डायमेंशनल मास कांस्टेंट इनटू y पावर a, अल्फा पावर b, एरिया पावर c एंड डेल्टा t पावर d, तो आपसे हम पूछ क्या रहे हैं? पूछ रहे हैं कि a प्लस b प्लस c प्लस d इसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क में। अब कुछ बहुत लोगों को इसमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी में दिक्कत हुई होगी, तो हम उसको बता दें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्विकली रिवाइज करा देंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आपने पढ़ा था 9th क्लास में। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अल्फा इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दिस इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो आप यहाँ से इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, मैं वही निकाल के दिखा दे रहा हूँ। चेंज इन लेंथ इज द सेम एज डायमेंशन ऑफ लेंथ विच इज इक्वल टू लेंथ एल अपॉन में एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी आप केल्विन में लिखें, डिग्री सेल्सियस में लिखें, कोई अंतर नहीं है क्योंकि आप टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हो, ना कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में ही लिख दिया, तो लेंथ से लेंथ कटा, आपको जो ओवरऑल अल्फा की, बट डिग्री सेल्सियस में मत लिखिए क्योंकि हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, इसलिए आप टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ यूज कर रहे हैं तो उसको केल्विन के फॉर्म में ही लिखें, K-1। और मैंने आपको बताया था इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली थीटा से, तो थीटा पावर -1। ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन रहेगी। अच्छा, अब कुछ कंफ्यूजन आपको ये भी होगा, यहाँ भी डेल्टा टी है, यहाँ भी डेल्टा टी है। ये डेल्टा टी चेंज इन टाइम नहीं है, ये डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। अगर यहाँ आप केल्विन ले रहे हो तो यहाँ भी आपको केल्विन ही लेना पड़ेगा, वरना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो वैसे ही आप एसआई सिस्टम की बात कर रहे हो तो उसमें आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो या फिर टेम्परेचर हो, दोनों केल्विन में मेजर होता है। यहाँ भी केल्विन लेंगे, यहाँ भी केल्विन लेंगे, तो जो आपकी अल्फा की डायमेंशन आ गई वो होगी थीटा रेज़ टू -1। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू निकालिए, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे, जल्दी लेकर के आएंगे, उसमें उस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस यहीं तक था। अगले वीडियो से हम एरर एनालिसिस की बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो का है वो नेक्स्ट
उसके क्वेश्चन की बात होगी, फिर वेक्टर्स की बात करेंगे, बेसिक मैथ्स हमको क्या यूज़ करनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो का है। तो मुश्किल से 3 से 4 वीडियो में हम अपनी प्रॉपर जो फिजिक्स है उसमें आ जाएंगे। तो ये बात है हमारा डायमेंशन एनालिसिस की। हमारा वीडियो आज का यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जिन लोगों को ज़रूरत हो, जो इस टाइम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल बंद हैं, तो आपकी पढ़ाई हो नहीं पा रही होगी, जिनके पास ट्यूटर की पॉसिबिलिटी नहीं है, उनको आप ये वीडियो शेयर करें जिससे उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। सेकेंडली, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। आप हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। सेकेंडली, हमारा चैनल फेसबुक पर भी इसके लिंक डाल देता है जिससे आपको वहाँ भी इसका लिंक मिल जाए, तो इसलिए आप हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो करें। तो यहीं तक था वीडियो। थैंक यू।